ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा था अपना सेटिंग अप अ बिजनेस का, जिसमें अपन बात कर रहे थे कि अपन किस किस तरीके से कौन कौन सी कंपनी बना सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो देखो, प्राइवेट कंपनी के अंदर अपन ने कई सारी बातें देखी थी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, सब मैंने आपके बारे में इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर अपन ने देख लिया प्राइवेट कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे अपन ने। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी के बारे में स्टडी करा था, कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, उसके स्टेप्स देखे थे अपन ने इनकॉर्पोरेशन के। इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स देखने के बाद आज जो नया टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं वो है प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी को क्या क्या प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, क्या क्या एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं, मतलब आपको प्राइवेट कंपनी क्यों फॉर्म करनी चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस है प्राइवेट कंपनी इन कंपैरिजन टू द पब्लिक कंपनी, तो वो हम देखना चालू करेंगे। ये बोलता है the Companies Act confers certain privileges on a private company which are not subsidiaries of a public company। उन प्राइवेट कंपनीज पे एग्जेम्पशन दिया जाता है जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर पब्लिक कंपनी की कोई कंपनी सब्सिडियरी कंपनी होती है, किसकी? पब्लिक कंपनी की अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी होती है, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी होती है, तो उसे ऑलवेज रिमेंबर उसे पब्लिक कंपनी कंसिडर किया जाता है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस इज अ पब्लिक कंपनी, और रिलायंस की एक मान लेते हैं रिलायंस की एक पब्लिक कंपनी है, रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है और रिलायंस ने एक कंपनी को खरीद लिया जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो वो जो प्राइवेट कंपनी जिसको रिलायंस ने खरीदा है, वो प्राइवेट कंपनी क्या बन जाएगी? वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी को भी डीम्ड करा जाएगा क्या? एज अ पब्लिक कंपनी। Such companies are also exempted from complying with few provisions of this act. The basic rationale behind is that since private limited companies are restrained from inviting capital and deposits from the public, so not much public interest is involved in their affairs as compared to the public companies. Private limited companies lose the privilege and exemption of the moment they cease to be private companies. अब देखो ये क्यों दिया जा रहा है प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस? इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बेटा एक पब्लिक कंपनी जो होती है, आप समझिएगा बात को, पब्लिक कंपनी जो होती है ना, वो पब्लिक से डील करती है, मतलब वो पब्लिक में आके शेयर्स इश्यू करती है। तो दे एक्चुअली डील विद द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक में आते हैं, पब्लिक में शेयर इश्यू करते हैं। तो पब्लिक कंपनी का काम क्या होता है? पब्लिक में आना, पब्लिक में शेयर इश्यू करना। तो वो लोग पब्लिक से कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई पर्सन पब्लिक से कनेक्टेड है तो समवेयर हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो पब्लिक से फ्रॉड ना करे। प्राइवेट कंपनीज का इतना कनेक्शन ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता। सिंस प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इशू कर ही नहीं सकता है, तो दे आर नॉट कनेक्टेड विद द पब्लिक। सिंस दे आर नॉट कनेक्टेड विद द पब्लिक, तो क्या हो जाता है वहां पे? ठीक है, उनको हमने क्या कर रखा है? उनको हमने एक तरीके से एग्जेम्पशन दे रखा है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे ऊपर ये पब्लिक वाले क्लॉजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, अगर प्राइवेट कंपनी ने प्राइवेट कंपनी का स्टेटस छोड़ दिया तो अब हम उसे क्या मान लेंगे? पब्लिक कंपनी एज्यूम करेंगे। प्राइवेट कंपनी एंजॉय वेरियस प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशन, बहुत सारे प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं। The central government is empowered under section 462 subsection 1 to issue in public interest by notification directing that any of the provisions of the Companies Act shall not apply to the classes of companies, shall apply to classes of companies with exemptions, modifications, adaptations। मतलब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं या तो अप्लाई होंगे ही नहीं, और होंगे तो सर्टेन मॉडिफिकेशंस और एग्जेम्पशंस के साथ अप्लाई होंगे। मतलब या तो कुछ ये सेक्शंस अप्लाई करो ही मत, या कर तो दो मगर एग्जेम्पशंस के साथ कर दो। जैसे क्या होता है, पब्लिक कंपनी को इतने टाइम में अपनी एनुअल रिटर्न भरनी है, प्राइवेट कंपनी का टाइम थोड़ा सा एग्जाम कर देंगे, थोड़ा सा लीनियंट कर देंगे। तो यही बोल रहा है कि एग्जेम्पशन दे दो, या तो अप्लाई मत करो कुछ कंडीशंस, या फिर कुछ कंडीशंस अप्लाई करके एग्जेम्पशंस दे दो। ठीक है, modifications, exemptions, modifications and adaptations as will be specified in the notification. In this context, the central government by number 464E, notification number 464E for 583E dated 5th June and 30th June 2017, directed the respective sections shall not apply or shall apply with certain exemptions or modifications। ये बोलता है कुछ सेक्शंस अप्लाई होंगे, और अप्लाई होंगे तो भी, या तो अप्लाई नहीं होंगे, होंगे तो भी मॉडिफिकेशंस के साथ। तो क्या क्या बोल रखा है देखेंगे जरा पर। जैसे सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1 क्लॉज 40 ऑफ सेक्शन, ठीक है, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो इसके लिए क्या बोलता है? इसके लिए बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है? कंपनी के बैलेंस शीट आती है, पीएनएल अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, चेंजेस इन इक्विटी आता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आता है। यानी कि कुल मिला के 5 बातें आती है। कितनी बातें आती है? 5 बातें आती है। अब ये क्या बोलता है? द प्रोविजन वुड अप्लाई एज अंडर provided that the financial statement with respect to OPC
गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी में नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एग्जेम्पशन हो गया, मतलब बोलता है कि प्रोविजन एप्लीकेबल तो है बट विद सर्टेन एग्जेम्पशंस। और एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्पशन ये है, एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्पशन ये है कि ओपीसी के ऊपर, स्मॉल कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं है। तो एक पब्लिक कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक पब्लिक कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है, पहला बैलेंस शीट बनाओ, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, चौथा चेंजेस इन इक्विटी बनाना है, और लास्ट उनको बनाना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ओके, ये सारी चीजें उन्हें बनानी है। बोलते हैं एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्पशन ये अवेलेबल है उनके पास कि पहला केस बैलेंस शीट बना दो, एसपीएल बना दो, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट से एग्जेम्पशन दे दी, नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, बाकी तो सब लगेगा एज इट इज एप्लीकेबल हो रहा है, आप देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है? यही चीज बोल रखी है इसने, है ना? ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। एक्सप्लेनेटरी नोट, ठीक है, ये चीज है। ये चीज आपको इतनी ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो नाम है इसके बस आपको वही याद करना है। तो आपको यही याद करना है कि एग्जेम्पशन में क्या है, इसका एग्जेम्पशन है कि इसको क्या नहीं बनाना पड़ता, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं पड़ता। पहला ये दिखने में ऐसा लगता है कि इतना सारा पॉइंट है, बट ये एग्जैक्टली देखा जाए तो बहुत छोटा होता है पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट आता है कैसे, किसके लिए? चैप्टर 5 अब देखो क्या लिखा है, चैप्टर 5 क्लॉज ए टू क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73। अब सेक्शन 73 की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, तो पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, आंसर है यस। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, आंसर आएगा नो। तो क्या बोलता है इसके लिए, देखिएगा जरा। A public company is subject to passing of a resolution in general meeting and subject to the rules as may be prescribed in consultation with RBI। मतलब रेजोल्यूशन पास कर सकती है, रेजोल्यूशन पास करके, रेजोल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन से चैप्टर के अंदर, रेजोल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं जनरल मीटिंग्स के अंदर। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, ठीक है, लोग क्या करेंगे, आरबीआई से बात कर लेंगे। तो आरबीआई से बात करके क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी इफ एनी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। मतलब हमें रेजोल्यूशन पास करना है, आरबीआई से अप्रूवल लेना है, सिक्योरिटी देनी है किनको, जिनका डिपॉजिट्स हमने एक्सेप्ट करा है, ताकि हम उनका रीपेमेंट दे सके ब्याज के साथ में, एज मे बी अग्रीड अपॉन between the company and its members subject to the fulfillment of the following conditions। और conditions क्या क्या है? conditions ये है, issuance of a circular to its members including therein a statement showing the financial position of the company, the credit rating obtained and the number of depositors and the amount due towards deposits in respect of the any previous deposit accepted by the company, and such are the particulars in such form and as the manner as may be prescribed, filing of copy to the circular with such statement with registrar, depositing such sum which shall not be less than 15%, providing such deposit insurance, certified that company has not committed any default। ठीक है, और providing security for the repayment। अब देखना ये सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है, अभी शॉर्ट कर देते हैं अपन इसे। एक्सक्यूज मी। अब देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि कंपनी अगर क्या करना चाहती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, तो डिपॉजिट्स के रूल्स देखना, सेक्शन 73 ये डिपॉजिट्स के रूल्स है। और डिपॉजिट्स के क्या क्या रूल्स है वो देखते हैं अपन, उसके बाद एग्जेम्पशंस की बात करेंगे। पहला, डिपॉजिट के लिए क्या करना पड़ता है, आपको रेजोल्यूशन पास करना है प्लस अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। समझ गए? पहला क्या है, रेजोल्यूशन पास करो, दूसरा क्या है, अप्रूवल ले लो किससे, आरबीआई से। कोई दिक्कत?
बड़ा आसान है, रेजोल्यूशन पास करो, आरबीआई से अप्रूवल ले लो, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस है इसकी क्या क्या कंडीशंस होती है देखना, रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेने के बाद कंडीशंस क्या क्या होती है। मेंबर्स को सर्कुलर इशू करना है, अपने को क्या इशू करना है, मेंबर्स पे सर्कुलर इशू करना है। सर्कुलर क्या इशू करना है, कंपनी की, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। सर्कुलर मेंबर्स जो होते हैं ना कंपनी के मेंबर्स मतलब एक्चुअली शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, हम उन्हीं से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी पब्लिक के पास नहीं जाएंगे। तो हम उन मेंबर्स को क्या करेंगे, सर्कुलर इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे, सर्कुलर इशू करेंगे। और सर्कुलर के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दे रखी होगी, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में दे रखा होगा। फाइनेंशियल पोजीशन इज लाइक कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कंपनी कैसी है, कितना कमाती है, कंपनी के पास कितनी कितनी एसेट्स है, उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा कंपनी के। इसके अलावा कंपनी की क्रेडिट रेटिंग दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी की कितनी क्रेडिट पोजीशन अच्छी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। क्या कहते हैं उसे, क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि आपकी क्रेडिट पोजीशन कितनी ज्यादा बेटर है, उसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। क्या कहते हैं, क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है कि कंपनी कितने टाइम में पैसा चुका देगी, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री क्या थी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो वो लोग कौन करते हैं, ये काम करते हैं क्रेडिट रेटिंग देने का, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। कौन कौन करता है ये, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इंडिया में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, फॉरेन की भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया में काम कर रही है, क्रिसिल, इकरा, ठीक है। इसके अलावा आपका मतलब जैसे क्रिसिल हो गया, इकरा हो गया, मूडीज हो गया, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हो गया। अब ये बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो कंट्रीज की भी रेटिंग करती है, मतलब कंट्री भी लोन लेने लायक है कि नहीं है, कंट्री की भी रेटिंग होती है। जैसे इंडिया की रेटिंग कर रखी है, ठीक है, AAA- रेटिंग कर रखी है। तो अलग अलग रेटिंग्स होती है इनकी, ठीक है, AAA, BBB, CCC, AAA, AA, BBB, BBB, CCC, D। समझ रहे हो कि इस तरीके से लोग क्या करते हैं, क्रेडिट की रेटिंग करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग करवा रखी है कि नहीं करवा रखी कंपनी ने, क्रेडिट रेटिंग क्या करवा रखी है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Showing the financial position of the company and the credit rating obtained. The number of depositors कितना है, अमाउंट कितना ले रखा है, प्रीवियस डिपॉजिट्स में हमने कितना पैसा ले रखा था। तो कंपनी को साथ में पता रखेगा, ठीक है, प्रीवियस अगर डिपॉजिट्स थे, अगर कंपनी के पास प्रीवियस डिपॉजिट्स थे तो कितना अमाउंट एक्सेप्टेड था और कितने डिपॉजिटर्स थे। कितने डिपॉजिटर्स थे, तो कितना अमाउंट दे रखा था और कितने डिपॉजिटर्स थे, इसके बारे में बताना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी ने यहां तक तो बता दिया। इसके बाद बोलता है फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर अलोंग विद द स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। तो कंपनी ने जब ये सर्कुलर इशू करा, ठीक है, तो सर्कुलर इशू करने के, ठीक है, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर टू आरओसी, आरओसी को सर्कुलर फाइल करना पड़ेगा कितने दिन में, कितने दिन में फाइल करना है, 30 डेज में। 30 डेज में आरओसी को सर्कुलर फाइल कर देना। डी पॉइंट क्या बोलते हैं, डी पॉइंट बोलता है इसमें डिपॉजिटिंग सच सम, डिपॉजिटिंग सच सम व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 15%। जो भी क्या है, जो भी अमाउंट, देखो सीधी सी बात है, देखो जब भी क्या होता है डिपॉजिट अपन एक्सेप्ट करते हैं ना, तो डिपॉजिट की जब मैच्योरिटी आती है, तो डिपॉजिट की मैच्योरिटी से पहले 15% ऑफ द अमाउंट ड्यू, 15% जितना भी पैसा ड्यू होगा, जो भी डिपॉजिट्स पे क्या होंगे, पैसे ड्यू होंगे, उसका 15% आपको क्या करना पड़ता है, 15% ऑफ द अमाउंट ड्यू आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। कहां पे, आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अलग से एक सेपरेट बैंक में, और बैंक के एक सेपरेट अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, ठीक है, जो किसके पार्ट होगा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व का पार्ट होगा, ठीक है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व का पार्ट होगा, जो कि शो करेगा कि कंपनी सिक्योर है, कंपनी के पास पैसा है और कंपनी ने 15% अमाउंट को अलग कर दिया है, ताकि कल को डिपॉजिट्स के पेमेंट में कंपनी को पैसे की कमी ना आए। आप समझ आई बात। तो कंपनी ने मान लो 10 करोड़ के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो 1.5 करोड़ का पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योर करवा के अलग से रखना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, पढ़ना से
depositing such sum which shall not be less than 15% of the amount on its deposit maturing during the financial year and the financial year next following and kept in a separate schedule bank। मतलब इस साल जो मैच्योर हो रहे हैं या नेक्स्ट ईयर जो मैच्योर हो रहे हैं उसका पैसा इसी साल मुझे सेपरेट बैंक अकाउंट में 15%, कितना 15% मुझे अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। क्या बोलते हैं? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। समझ गए क्या? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। ये पॉइंट बोलता है कि भैया डिपॉजिट्स का क्या होना जरूरी है? इंश्योरेंस होना जरूरी है। आपको डिपॉजिट का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। समझ गए क्या? आपने डिपॉजिट का इंश्योरेंस करवाया कि नहीं करवाया? देख लो भाई, प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस। नेक्स्ट है सर्टिफाइंग दैट कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये बोलता है कि कंपनी ने कोई भी क्या नहीं करा, कंपनी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि डिफॉल्ट नहीं करा। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? किसने डिफॉल्ट नहीं करा है। ओके, डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट नहीं करा है कंपनी ने। कंपनी क्लीन कंपनी है, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर द ड्यू रीपेमेंट of the property or assets of the company, provided that in case your company does not secure the deposits or secure such deposit partially, then deposit shall be termed as unsecured deposit and shall be so quoted in every circular from or advertisement, circular form of advertisement in any other document relating to invitation of acceptance of deposit। देखो सीधी सी बात है, अगर कंपनी चाहे तो दो तरीके की डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सामने वाले पे डिपेंड करता है कौन खरीदना चाहता है कौन नहीं खरीदना चाहता। अगर कंपनी क्या करना चाहती है, सिक्योर डिपॉजिट इश्यू करना चाहती है, ठीक है, तो कंपनी को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि सिक्योर डिपॉजिट है। सिक्योर डिपॉजिट है तो कंपनी के एसेट के ऊपर सिक्योर होंगे, कंपनी की एसेट के ऊपर सिक्योर होंगे। और कंपनी चाहे तो बोल सकती है कि नहीं, मैं तो अनसिक्योर डिपॉजिट इश्यू कर रहा हूँ। क्या इश्यू कर रहा हूँ? अनसिक्योर डिपॉजिट। तो अगर कंपनी बोलती है स्पेसिफिकली कि नहीं, मेरे को तो अनसिक्योर डिपॉजिट इश्यू करने, मेरे को तो सिक्योर डिपॉजिट इश्यू करने ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर कंपनी स्पेसिफिक होकर ऐसा बोलती है कि नहीं, मैं तो अनसिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहता हूं, तो कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा कि अनसिक्योर डिपॉजिट्स हम लोग इश्यू कर रहे हैं, सिक्योर डिपॉजिट्स नहीं। ओके, सो डिपॉजिट विल बी लाइक रेजोल्यूशन करना है। क्या करना है? रेजोल्यूशन पास करना है, अप्रूवल लेनी है आरबीआई से, सर्कुलर इशू करना है मेंबर्स को जिसके अंदर डिटेल्स आ जाएगी क्या क्या कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिट रेटिंग के बारे में, प्रीवियस डिपॉजिट्स के जो अमाउंट एक्सेप्ट करे थे, नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स के बारे में, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर टू आरओसी, आरओसी को सर्कुलर फाइल करना पड़ेगा सीजन के अंदर अंदर। 15% ऑफ द डिपॉजिट जो मैच्योर हो रहे हैं इस साल या अगले साल, उसका 15% ऑफ द अमाउंट हमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट में अलग से डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो कि होगा डीआरआर। डीआरआर का मतलब होता है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व के नाम पे। हमें डिपॉजिट का सिक्योर इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनी ने ना तो इस साल, ना ही इस एक्ट में, ना ही प्रीवियस कंपनीज एक्ट में कोई डिफॉल्ट करा था डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में। और लास्ट में सिक्योर करना पड़ेगा डिपॉजिट्स को कंपनी के एसेट्स के ऊपर। और अगर सिक्योर नहीं है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा हर सर्कुलर में, फॉर्म में, प्रोस्पेक्टस में, नोटिफिकेशन में क्या बताना पड़ेगा कि जो कंपनी है उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या है, अनसिक्योर्ड थे। कंपनी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमारे जो डिपॉजिट्स थे वो क्या थे, अनसिक्योर्ड थे। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? आगे अच्छे से समझ में? अब सुनो भाई, अब ये तो हो गया खत्म। अब इसमें प्राइवेट कंपनी को क्या एग्जेम्पशन है? shall not apply to private company A which accepts the number of monies not exceeding 100% of aggregate paid up share capital, free reserves and securities premium account B, which is a startup for 5 years from the date of its incorporation, which fulfills any of the following conditions, namely, which is not associate or a subsidiary company of any other company, and the borrowing of such company from banks or financial institutions or any body corporate is less than twice of the paid up share capital or 50 crore rupees, whichever is lower. Such a company has no default in repayment of such borrowing subsisting at the time of accepting deposits under this section, provided that the company referred in clause ABC shall find details of monies accepted to the registrar in the manner specified। अब ये बोलता है कि इसके ऊपर क्या क्या एग्जेम्पशन अप्लाई हो रखे हैं वो देखना। shall not apply to private company, कौन कौन सी प्राइवेट कंपनी? 3 तरीके की प्राइवेट कंपनी, इसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्या क्या? which accepts क्या दे रखा है? which accepts from its members monies not exceeding 100% of aggregate paid up share capital, free reserves and securities premium। ये बोलता है
shall not apply to a private company which accepts from its members money is not exceeding 100% of aggregate of paid up share capital, free reserves and securities premium. जिसने क्या कर रखा है, मनीज ये बोलता है कि कौन सी कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिपॉजिट, जहां पे आप देखो कितने से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीनों को जोड़ दो, उससे ज्यादा ये पैसा क्या नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले तो डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कोई ऐसी कंपनी जो कि स्टार्टअप कंपनी है फॉर 5 इयर्स, 5 साल ही हुए उसे स्टार्टअप हुए, तो वो भी क्या नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। which fulfills all of the following conditions, क्या क्या कंडीशंस पूरी कर सकती है, which is not a associate or subsidiary company of any other company, if the borrowings of the company is less than twice or 50 crore, whichever is lower, such a company has no default in repayment of such borrowings, provided that the company referred in shall file the details of monies accepted। अब देखो क्या बोल रही है, अब इसको समझना। सबसे पहले तो shall not apply to a private company, प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये रूल ऐसा अप्लाई नहीं होता। ए पॉइंट बोलता है which accepts its from its members money is not exceeding, मतलब एक प्राइवेट कंपनी जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर दे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, सबसे पहले तो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना, पहली बात। दूसरा सेकंड पॉइंट बोलता है which is a startup company for 5 years from the date of its incorporation, 5 साल हो चुके हैं कम से कम। तीसरा which is not associated to a subsidiary company, वो किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी नहीं है। या बोरिंग्स जो है वो क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़, ठीक है, whichever is lower से कम होने चाहिए। The company has no default in repayment of such borrowings। तो ये क्या बोलता है, आप सुन लो एक बार। तो वैसे तो क्या नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी, डिपॉजिट जनरली एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी में कंडीशंस क्या क्या है। पहली कंडीशन ये है प्राइवेट कंपनी की, और कंडीशन नंबर 1 क्या है देखना, कंडीशन नंबर 1 है एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट, कितना 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसका 100%। सेकेंड पॉइंट बोलता है 5 साल हो चुके हैं, ड्यूरेशन कितना हो चुका है 5 इयर्स, 5 साल हो चुके हैं। तीसरा बोलता है कि जो क्या नहीं होनी चाहिए, एसोसिएट कंपनी नहीं होनी चाहिए या सब्सिडियरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, जो किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल कंपनी होनी चाहिए। दूसरा बोरिंग्स के बारे में, दूसरा इसके बोरिंग्स के बारे में दे रखा है। बोरिंग्स के बारे में क्या क्या दे रखा है वो सुनना। बोरिंग्स इसकी पेड अप शेयर कैपिटल की ट्वाइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा और 50 करोड़ whichever is lower, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। और जिसने डिफॉल्ट नहीं करा हो, जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं करा हो, एग्जिस्ट मतलब कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं हो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर, ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स तक का क्या कर सकती है, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर से जो कि 5 साल पुरानी है, और ठीक है एसोसिएट नहीं है, किसी की सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल बराबर लोन नहीं ले रखा, 50 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं ले रखा, और कोई डिफॉल्ट नहीं कर रखा, तो वो तो फिर भी क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। बाकी सबको हमने क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। वो समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो बोलो, इसमें नहीं है, इजी है ये चीज, ओके। नेक्स्ट देखेंगे,
हाँ, नेक्स्ट देता है एनुअल रिटर्न के बारे में। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर अ रिटर्न, ठीक है, एनुअल रिटर्न बोलते हैं हम उसे, कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स एज स्टूड टू द ऑन द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिगार्डिंग, इसमें पॉइंट है रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ केएमपी। ये बोलता है शैल अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज व्हिच आर स्मॉल कंपनीज इज अंडर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन ड्रॉन बाय डायरेक्टर्स। मतलब दोनों में फर्क देख लो। जब कंपनी क्या करती है, अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है ना, आरओसी को क्या फाइल करती है, एनुअल रिटर्न फाइल करती है, तो उसके अंदर क्या आता है, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स और केएमपी लिखा हुआ होता है डिटेल में। समझ गए क्या? रेम्यूनरेशन किसका, डायरेक्टर का और केएमपी का। और यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को देने की इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है, सिर्फ डिटेल बता दो, टोटल एग्रीगेट अमाउंट बता दो। मतलब डायरेक्टर से लेके गए 20 करोड़, इसमें बोलेगा इतना डायरेक्टर का, इतना केएमपी का। तो देखो प्राइवेट कंपनी को वैसे भी केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। की मैनेजरियल पर्सनल रखने की क्या कहां रिक्वायरमेंट होती है, बस एक दो दिन में आपको पता लग जाएगा डायरेक्टर्स चैप्टर के अंदर। ओके डन, खत्म, इसके लिए लिखवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है, एनुअल रिटर्न के बारे में चल रहा है। प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू वन पर्सन कंपनी इन स्मॉल कंपनी द एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अगर कौन सी कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी या स्मॉल कंपनी होती है, तो एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा, बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, और नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। ठीक है, बट यहाँ क्या बोलते हैं, प्रोविजन शैल अप्लाई अंडर प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी द एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर। सेम पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। ठीक है, the auditor's report shall also state whether the company has adequate internal financial control system। ये बोलता है ऑडिटर की रिपोर्ट क्या बताएगी, ऑडिटर की रिपोर्ट क्या चीज हाईलाइट करेगी कि कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है, कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब होता क्या है, कंपनी है, एक इमेजिन करो सिचुएशन, उसमें एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय क्या करता है, वही सामान परचेज करता है, वही स्टॉक का देखभाल करता है कि स्टॉक कितना है कितना नहीं है, वही स्टॉक का इशुएंस करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वही हर चीज देखता है, तो और वही अकाउंटिंग करता है। तो देयर आर चांसेस कि वो अकेला बंदा जो है वो फ्रॉड कर सकता है। क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत फ्रॉड कर सकता है। वो बोल सकता है कि माल थोड़ा खराब आया था, वो यूनिट गायब करवा सकता है। आप समझ लो, अगर सारा कंट्रोल एक बंदे के हाथ में दे दोगे तो देयर आर चांसेस कि वो फ्रॉड कर ले। तो ये बोलता है कि सारा कंट्रोल कभी भी एक पर्सन के बारे में, एक पर्सन के हाथ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कभी भी कंट्रोल सारा का सारा हमें एक पर्सन को नहीं दे सकते, ऐसा ही बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल भी नहीं करना उनको। तो ये सिर्फ किस केस में हो सकता है, पब्लिक कंपनी के केस में, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। बाय प्राइवेट कंपनी व्हिच इज अ वन पर्सन कंपनी और अ स्मॉल कंपनी व्हिच हैज टर्नओवर ऑफ लेस देन, मतलब इंटरनल कंट्रोल कब रखना है, ऑडिटर कब कमेंट करेगा, जब वो टर्नओवर उसका 50 करोड़ है या बोरिंग्स उसकी 25 करोड़ है। समझ आ गई क्या? तो ये काम प्राइवेट कंपनी में कब हो सकता है, जब ये कंडीशंस फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं हो सकता। मीटिंग ऑफ बोर्ड में देखना, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द provisions of this section. At least one meeting of the board of directors has been conducted in each half of the financial year। मतलब ये बोलता है कि एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर लो, काम खत्म हो गया। कितनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर लो, एक। ठीक है, इन ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इन ईच हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, पब्लिक कंपनी के केस में जो होता है ना, वो बोलता है कि कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। तो पब्लिक कंपनी के केस में कितनी, 4, ओपीसी के केस में कितनी, 2। In each half of the financial year, the gap between two meetings is not less than 90 days। और कम से कम गैप होना चाहिए, not less than 90 days का गैप होना चाहिए, मतलब 90 डेज से ज्यादा का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 6 मंथ्स कैलेंडर 6 मंथ्स के अंदर एक मीटिंग रख ली और फिर अगले दिन दूसरी मीटिंग रख के खत्म कर दिया। नहीं, 90 डेज का गैप होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, The liberal provisions of compliance of 173 of Act is made for a private company which is a startup company and it is applicable to the OPC, small company and dormant company। ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, तीनों के ऊपर, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी। अब मैं आपको एक वापस बताता हूँ, जब एक पब्लिक कंपनी की हम बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, बोर्ड मीटिंग्स कितनी होती है साल में, 4। प्राइवेट कंपनीज में और ये ओपीसी के अंदर, ठीक है, 2 रिक्वायर्ड है। कैसे,
इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, समझ गए? फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर ना, तो वो उसकी फाइनेंशियल ईयर में होती है। हाँ, 4 फाइनेंशियल ईयर में 4, इसमें 2 कैलेंडर ईयर में 2 बार, मतलब कैलेंडर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी एंड 6 मंथ्स हो जाएंगे इसमें 31 जुलाई तक, ठीक है, और जून तक, और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। तो इनके बीच में इसको 2 मीटिंग्स बुलानी है इन ड्यूरेशन के अंदर, इनके बीच में 90 डेज का तो गैप होना चाहिए, ठीक है? द गैप शुड बी नॉट लेस देन 90 डेज। सर पर ओबीसी में तो एक ही इंसान होगा तो नहीं, तो एक इंसान, बेटा एक इंसान नहीं होता है, एक इंसान तो मेंबर होता है, ओनर होता है, डायरेक्टर्स तो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। आज मैं अपने फर्म को ओपीसी में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं तो हो गया इसका शेयर होल्डर और डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, बट मैं किसी और को भी तो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूँ ना मैं, तो डायरेक्टर तो हो ही सकते हैं, ओनर एक ही होगा इस कंपनी का, ओके? नेक्स्ट बात करते हैं कोरम के बारे में। आपको पता है कोरम कितनी होती है पब्लिक कंपनी में, याद है क्या? 5 लोग, याद है क्या? 5, 15, 30, याद है कुछ? और प्राइवेट में 2 एग्जेम्पशन थी ना। और ये है बोर्ड मीटिंग की कोरम। अब बोर्ड मीटिंग की कोरम क्या होती है? वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स बीइंग एट द टाइम नॉट लेस देन 2। ये क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? बोर्ड मीटिंग को क्या करने के लिए, बोर्ड मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए कम से कम कितने डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है? 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। कितने? 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट, ठीक है? और आगे बोलते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एंड विल बी काउंटेड फॉर द पर्पस, ठीक है? ये बोलता है कि प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स काउंट हो जाएंगे। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कौन होते हैं? इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स आर दोस डायरेक्टर्स जिनका कंपनी के अंदर कुछ इंटरेस्ट है, जिनका कंपनी के अंदर क्या है? कुछ इंटरेस्ट है, उनको कहते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको। 2 कंपनीज है एक्स और वाई, 2 कंपनीज है एक्स और वाई, 2 कंपनीज है। अब समझना इस बात को, एक्स एंड वाई 2 कंपनीज है, एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब एक्स में जो डायरेक्टर है मिस्टर ए, वो वाई लिमिटेड में क्या है? मिस्टर ए डायरेक्टर है। तो अब x और y के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मिस्टर ए विल बी कंसीडर्ड एज इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, क्योंकि इसको दोनों तरफ फायदा नजर आ रहा है। तो ऐसा बंदा क्या नहीं करा जाता? बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता जब इसके बारे में डिस्कशन होगा और उसमें कुछ बोल भी नहीं सकता, और इसे डिस्क्लोजर प्रायर देना पड़ता है, मतलब इसे पहले ही बता देना पड़ता है कि ऐसा ऐसा सीन है, मैं उस कंपनी के अंदर क्या हूँ? डायरेक्टर हूँ। तो इसे पहले से ही क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस चीज के बारे में कि मैं उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ, ठीक है? और पहले से वो इन्फॉर्म रखेगा हमें कि ऐसा ऐसा सीन है, देखो मैं उस कंपनी के लिए कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? इंटरेस्टेड डायरेक्टर इस तरीके से क्या करता है? अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करता है। क्या करता है? अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करता है। समझ आ गई सिचुएशन आप लोग को? यानी कि ये प्राइवेट कंपनीज के ऊपर इस तरीके की डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक कंपनीज के ऊपर इस तरीके की डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। कोई डाउट है क्या इसका? बताइए, एनी डाउट एनीबॉडी? कोई डाउट नहीं है, आगे मूव करें, ठीक है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपने को दे रखा है क्या? नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। किसके बारे में? पब्लिक कंपनी। अब फाइनली अपन पब्लिक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे आ गए। पब्लिक कंपनी आपको पता है, पब्लिक कंपनीज आर जॉइंट कंपनीज, बड़ी कंपनीज होती है, इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं होता, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सब कुछ सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? पब्लिक कंपनीज के ऊपर। क्यों? बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद द कंपनी। तो हम नहीं चाहते पब्लिक, और हम नहीं चाहते कि आप पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड करो, क्योंकि पब्लिक कंपनीज ही वो हैं जिनके पास पावर है फ्रॉड करने की, और तो कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाता पब्लिक से। इसीलिए हमें उनकी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक की प्रोटेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 271 पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी मतलब जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज विल बी प्रेस्क्राइब्ड। अभी इसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कोई भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, आप समझना इस बात को। देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल, मतलब कोई पर्सन 10 रुपए से चाहे तो भी पब्लिक कंपनी बना सकता है।
ओके मतलब अगर 10 रुपए से भी चाहो तो आप पब्लिक कंपनी बना सकते हो, क्योंकि कोई भी प्रेस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल नहीं है। ओके प्रोवाइडेड एट अ कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ये वही लाइन है मैंने जो पहले बताई थी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है और रिलायंस ने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया जो कि प्राइवेट कंपनी थी, तो प्राइवेट कंपनी भी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ऑलरेडी बता चुका हूं, not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of this act even where subsidiary company continue to be a private company। मतलब वो अपने आर्टिकल्स में उसके नाम पे अभी भी आज भी लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी। मतलब क्या हुआ, रिलायंस ने किसी XYZ प्राइवेट लिमिटेड को खरीद लिया, खरीदने के बावजूद भी वो प्राइवेट लिमिटेड ही लगा रही है अपने नाम के आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, वो डीम्ड करी जाएगी पब्लिक कंपनी। क्या डीम्ड करी जाएगी, पब्लिक कंपनी डीम्ड करी जाएगी। As per section 31A, a public company may be formed for any lawful purpose by 7 or more persons। कितने लोग बनाएंगे इसे, 7 or more persons by incorporating their name in the memorandum and complying with the provisions of this act। अपना नाम किसमें लिख देंगे, कंपनी के मेमोरेंडम में लिख देंगे और कंप्लाई करेंगे with the provisions of this act in respect of registration। A public company may be said to be an association जिसमें कम से कम 7 लोग होंगे। पब्लिक कंपनी में कितने लोग होने चाहिए, 7 लोग होने चाहिए। प्राइवेट में कितने, 2। पब्लिक में 7। ठीक है, which is registered under this act। In principle, any member of the public who is willing to pay a price may acquire shares in the or debentures of it। कोई भी पर्सन जो पब्लिक में क्या करना चाहता है, इसके शेयर्स खरीदना चाहता है, खरीद सकता है, कोई इशू नहीं है। The securities of public company may be quoted on stock exchange। पब्लिक कंपनी की ही सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे जाती है, प्राइवेट कंपनीज की नहीं जाती, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहां से कोई भी शेयर्स खरीद सकता है। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, कितने भी खरीद सकता है, बेच सकता है। The number of members is not limited to 200। और यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होगी। प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लिमिट है कितनी, 200 की, यहाँ पे नहीं है। तो कंपैरेटिव डेटा आपके पास आ चुका है। As per section 58(2), the securities or other interest of any member or in public company shall be freely transferable। कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो अपने शेयर्स को। मैंने फोन करा, मैंने कहा रिलायंस के शेयर्स बेच दे, बेच दिए। ठीक है, टाटा के शेयर्स बेच दे, बेच दिए। एक काम कर, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के खरीद लिए, खत्म। 2 मिनट लगती है शेयर्स खरीदने और बेचने में। However, any contract or arrangement between 2 or more persons in respect of transfer of securities shall be enforceable as a contract। ये बोलता है मैटर अलग हो गया। ये बोलता है कि अगर मान लो आपने किसी से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुझे मेरे 5000 शेयर्स बेचूंगा और साइन कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अलग हो जाता है। वहां पे आपको जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट से उसी एक पर्सन को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल मार्केट में नहीं गए, वो डायरेक्ट उस पर्सन के अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि आपने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। The concept of free transferability of shares in public and private companies is very, ठीक है, ये हटा दे वाला पैराग्राफ। ये वाला पैराग्राफ हटा देंगे। कहाँ पे है, कॉपी के ऊपर, आपके लैपटॉप जरा सा कॉपी के ऊपर इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। The provision contained in the law The provision contained in the law for the free transferability of shares in a public company is founded on the principle that members of the public must have freedom to purchase। Every shareholder should have the freedom to transfer। ये क्या बोलता है, हर शेयरहोल्डर के पास फ्रीडम है कि वो शेयर्स बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। The incorporation of company in the public is distinguished from the private company when leads to specific consequences in the imposition of obligation envisaged in the law। Those who promote and manage public companies assume those obligations। Corresponding to those obligations, there are some rights which the law recognizes as inherent in the members who subscribe to the shares of the company। क्या बोलता है, देखो सीधी सी बात है, जब कोई पब्लिक कंपनी की हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, पब्लिक कंपनी।
तो पब्लिक कंपनी का जब क्या होता है, पब्लिक कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो उसके इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो लोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम जो होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? कुछ ऑब्लिगेशंस लगाई जाती है। जैसे ऑब्लिगेशंस है कि उनकी सारी डिटेल्स किसके पास जाएगी, आरओसी के पास जाएगी। उसके अलावा ऑब्लिगेशंस ये हैं कि उनको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो वो लोग होते हैं जिनको शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो वैसे तो क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स है, बट जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं हमने उनके ऊपर क्या कर रखी है, कुछ कंडीशंस इंपोज कर रखी है ताकि वो फ्रीली क्या नहीं कर सके, ट्रांसफर नहीं कर सके कंपनी के शेयर्स। The incorporation of the company is public in the public as distinguished from the private company. प्राइवेट कंपनी से इसका incorporation entirely different होता है। इसके ऊपर अलग तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं। जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, उनके अलग ऑब्लिगेशंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो प्रमोटर होता है ना, पता है पब्लिक कंपनी का 3 साल तक शेयर्स नहीं बेच सकता। कितने साल तक शेयर्स नहीं बेच सकता? 3 साल तक शेयर्स नहीं बेच सकता। Those who promote and manage public companies assume to have those obligations। जो प्रमोट करेगा या फिर जो कंट्रोल करेगा पब्लिक कंपनी को, उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस रहते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है इसके अंदर आगे दे रखा है इसके अंदर corresponding to those obligations there are some rights which the law recognizes are inherent to the members। कुछ एक्स्ट्रा राइट्स भी दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? इन प्राइवेट इन पब्लिक कंपनीज के मेंबर्स को। ठीक है, इनको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं जो बाकी सबको राइट्स नहीं दिए जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी के बारे में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। The public limited companies are headed by board of directors. Composition of board of directors is set out in companies articles of association. Normally it comprises of minimum number of 3 members. 3 members होने चाहिए, maximum 15. The company may appoint more than 15 directors after passing a special resolution. They are elected by the shareholders। ठीक है, AGM के अंदर अपॉइंट कर जाते हैं। दूसरा वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी होती है पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी आपने लिस्ट कराई है कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। तो लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोली तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए कितने? 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफरेबल शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। आपने इसकी लिस्टिंग करा है स्टॉक एक्सचेंज पे, नाउ यू कैन फ्रीली ट्रांसफर शेयर्स टू एनीबॉडी हूएवर यू वांट। लाइफ स्पैन, कंपनी की लाइफ स्पैन कुछ नहीं होती, फॉरएवर चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या बोलता है कि a public limited company is not affected by death of one of its shareholder but the shares are transferred to next। ठीक है, kin or legal hire of the deceased shareholder। जो भी इसकी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, and the company continues to run its business as usual। कंपनी अपना बिजनेस as usual रन कर सकती है। In the case of director's death, the board is empowered to fulfill the resulting casual vacancy। अगर किसी के डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो अचानक से जो वैकेंसी अराइज हो गई उसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। Who can fill that casual vacancy? Directors can fill that casual vacancy। डायरेक्टर से भर सकते हैं। डायरेक्टर मतलब नया डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। ओके, financial privacy। Public companies are strictly regulated and regulated by law to publish their complete financial statements annually। कंपनी को क्या करना पड़ता है? कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताने पड़ते हैं। तो ensure that they reveal the true financial position, ताकि वो सच बताए, true financial position बताए to their owners or to potential investors so that they can determine the true worth of its shares। तो आज पब्लिक कंपनी हर चीज डिटेल में पब्लिक को बता देती है ताकि हम लोग देख सके कि हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदने की नहीं खरीदने। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंजॉय इंक्रीज्ड एबिलिटी टू रेज शेयर्स। कैपिटल कभी भी कहीं से भी कैपिटल रेज कर लो, मतलब बहुत आसान होता है इनके लिए। स्टॉक मार्केट में जाओ, शेयर इशू कर दो, पैसा आ जाएगा। बट ऐसे नहीं कि देखो कंडीशंस होती है। ऐसे कोई हर कोई पब्लिक कंपनी बना के शेयर मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकता। कुछ कंडीशंस होती है, कम से कम 15 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, 3 इयर्स से आपका टर्नओवर अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, रेपुटेशन होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। दे कैन आल्सो रेज एडिशनल कैपिटल बाय इशूइंग डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू करके एडिशनल कैपिटल ले सकते हैं। bonds through the same market from the public, bonds issue कर सकते हैं। debentures and bonds are in the form of secured and unsecured debts issued to a company on the strength of its integrity and financial performance by the general public। ठीक है, debenture और bonds भी issue कर सकते हैं। ओके, अब let's just talk about incorporation of a public company। requirement of minimum number of directors and shareholders। क्या क्या requirement है minimum number of directors और shareholders की, वो सुनिएगा। minimum number of directors और shareholders की requirement देखेंगे public company में कितने चाहिए। There are minimum requirement of directors and shareholders mentioned below। Public company minimum shareholders 7,
ठीक है, मिनिमम डायरेक्टर्स 3। अब यहां से स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, ठीक है।